यूनियन बजट 2023-24 में की गई घोषणाओं के क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट विषय पर आधारित पोस्ट बजट वेबिनार में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। पोस्ट बजट वेबिनार की अवधारणा जनभागीदारी के आइडिया के साथ वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई थी, ताकि नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सामूहिक प्रयासों की भूमिका पर जोर दिया जा सके। केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा सप्तऋषि के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर है, जो राष्ट्र के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। आज का वेबिनार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा होस्ट किया जा रहा है तथा DPIIT इसमें को होस्ट हैं। इस वेबिनार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पर आज फोकस किया जा रहा है। इस पोस्ट बजट वेबिनार का उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स और आम आदमी को बजट घोषणाओं के बारे में जागरूक करना, स्टेक होल्डर्स की प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए एक सफल और एफिशिएंट रोड मैप को तैयार किया जाना है। इस वेबिनार में आज अवसंरचना और आर्थिक मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और इंडस्ट्री एसोसिएशंस, मैन्युफैक्चरर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एकेडमिशियंस को सम्मिलित किया गया है। आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 के जो मुख्य घोषणाएं हैं, जैसे कि अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी हासिल करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सामंजस्यपूर्ण मास्टर लिस्ट ऑफ हार्मोनाइज्ड प्रोजेक्ट्स को तैयार करना है। वेबिनार के प्रथम सत्र में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन उपरांत सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर बजट प्रावधानों के संक्षिप्त विवरण और अपेक्षित परिणामों पर चर्चा की जाएगी। तदुपरांत हमारे तीन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स इस इनॉग्रल सत्र में हम लोगों को बजट के बारे में संबोधित करेंगे। तदुपरांत 3 ब्रेकआउट सेशंस होंगे। ये 3 ब्रेकआउट सेशंस निम्नानुसार हैं: इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज लीड कर रहा है इस डिस्कशन को। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग थ्रू PM गति शक्ति, जो कि DPIIT लीड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लीड कर रहा है। इन तीनों सेशंस में जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने सेशन में भाग लेंगे। करीब 3 घंटे की चर्चा की जाएगी और उस चर्चा में जो भी सार निकल कर आता है उसका प्रस्तुतिकरण जो प्लेनरी सेशन होगा उसमें किया जाएगा। राष्ट्र के निर्माण हेतु प्राथमिकताएं और बजट 2023-24 के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं। नमस्कार जी। मुझे खुशी है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस वेबिनार में सैकड़ों स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं और 700 से ज्यादा तो MD और CEOs समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का महात्म्य समझ करके वैल्यू एडिशन का काम किया है। मैं सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनेकों सेक्टर एक्सपर्ट्स और विभिन्न स्टेक होल्डर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ करके इस वेबिनार को बहुत समृद्ध करेंगे, परिणामकारी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का समय निकालने के लिए बहुत आभारी हूं और हृदय से आपका स्वागत करता हूं। इस वर्ष का बजट
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 14 गुना अधिक, 5 गुना अधिक हो गया है। 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दायित्व का, नई संभावनाओं का और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। साथियों, किसी भी देश के विकास में, स्थायी विकास में, उज्जवल भविष्य के को ध्यान में रखते हुए विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो इसे भली भांति जानता है। जैसे हमारे यहां करीब 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरा पथ का निर्माण किया गया था। इस मार्ग ने सेंट्रल एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार कारोबार को बढ़ाने में बहुत मदद की। बाद में सम्राट अशोक ने भी इस मार्ग पर अनेक विकास कार्य करवाए। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने भी इस मार्ग का महत्व समझा और इसमें नए सिरे से विकास कार्यों को पूरा कराया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस रूट को और अपग्रेड किया और फिर ये जीटी रोड कहलाई। यानी देश के विकास के लिए हाईवे के विकास की अवधारणा हजारों वर्ष पुरानी है। इसी तरह हम देखते हैं आजकल रिवर फ्रंट्स और वाटरवेज की इतनी चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में हम बनारस के घाटों को अगर देखें तो वो भी एक तरह से हजारों वर्ष पहले बने रिवर फ्रंट ही तो है। कोलकाता से सीधी वाटर कनेक्टिविटी की वजह से कितनी ही सदियों से बनारस व्यापार कारोबार का भी केंद्र रहा था। एक और दिलचस्प उदाहरण तमिलनाडु के तंजावर में कलैणी डैम है। एक कलैणी डैम चोल साम्राज्य के दौरान बना था। ये डैम करीब करीब 2000 साल पुराना है और दुनिया के लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये डैम आज भी ऑपरेशनल है। 2000 साल पहले बना ये डैम आज भी इस क्षेत्र में समृद्धि ला रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की क्या विरासत रही है, क्या विशेषज्ञता रही है, क्या सामर्थ्य रहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हमारे यहां दशकों तक एक सोच हावी रही
कि गरीबी एक मनोभाव है। पॉवर्टी इज अ वर्च्यू। इसी सोच की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने में पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होता था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है, बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट भी कर रही है। साथियों, इस सोच और इन प्रयासों का जो नतीजा निकला है, वो भी आज देश देख रहा है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। यानी 150 एयरपोर्ट इतने कम समय में पूरे होना। उसी प्रकार से आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तो सी पोर्ट का भी बहुत महत्व होता है। हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी पहले की तुलना में आज लगभग 2 गुनी हो चुकी है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। आप याद करिए, हमारे यहां बड़ी समस्या ये रही कि पोर्ट, एयरपोर्ट बन जाते थे, लेकिन फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, प्राथमिकता नहीं होती थी। एसईजेड और इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन जाते थे, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी और बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत देरी हो जाती थी। इस वजह से लॉजिस्टिक की कितनी दिक्कतें होती थी, देश की जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा अनावश्यक खर्च हो रहा था और विकास के हर काम को एक प्रकार से रोक लग जाती थी। अब ये सारे नोड्स एक साथ तय समय सीमा के आधार पर सबको साथ लेकर एक प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के परिणाम भी आज आने शुरू हो गए हैं। हमने उन गैप्स की पहचान की है
जो हमारी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वालिटी और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आने वाले दिनों में और कम होने वाली है। इसका भारत में बने सामान पर, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ना ही पड़ना है। लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए भी संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं प्राइवेट सेक्टर को इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथियों, निश्चित तौर पर इसमें हमारे राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। राज्य सरकारों के पास इसके लिए फंड की कमी ना हो, इस हेतु से 50 साल तक के इंटरेस्ट फ्री लोन को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसमें भी पिछले वर्ष के बजटरी एक्सपेंडिचर की तुलना में 30% की वृद्धि की गई है। मकसद यही है कि राज्य भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे। साथियों, इस वेबिनार में आप सभी को मेरा आग्रह रहेगा कि एक और विषय पर भी अगर आप सोच सकते हैं तो जरूर सोचिए। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए विभिन्न तरह के मटेरियल का होना उतना ही जरूरी है। यानी ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बनाता है। अगर ये सेक्टर अपनी जरूरतों का आकलन करके पहले से फोरकास्ट करे, इसका भी कोई मैकेनिज्म डेवलप हो, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी मटेरियल्स मोबिलाइज करने में उतनी ही आसानी होगी। हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा भी हमें हमारे भावी निर्माण कार्यों के साथ जोड़ना होगा। वेस्ट में से बेस्ट का कंसेप्ट भी उसका हिस्सा बनना जरूरी है। और मैं समझता हूं इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की भी बड़ी भूमिका है। साथियों, जब किसी स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वो अपने साथ विकास भी लेकर आता है। एक प्रकार से डेवलपमेंट की पूरी इकोसिस्टम साइमल्टेनियस अपने आप खड़ी होना शुरू हो जाती है। और मैं जरूर अपने पुराने दिनों को जब याद करता हूं, जब कच्छ में भूकंप आया तो स्वाभाविक है कि सरकार के सामने इतना बड़ा हादसा आए तो पहली क्या कल्पना रहती है? पहला ये रहता है, चलो भाई जल्दी से जल्दी काम इधर उधर करके पूरा करो और नॉर्मल लाइफ की ओर चलो। मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो उस क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव के कार्यों के बाद छोटी मोटी जो कि टूट फूट है उसको ठीक कर करके उन जिलों को उनके नसीब पर छोड़ दो, या फिर आपदा को अवसर में बदलूं, नई अप्रोच के साथ कच्छ को आधुनिक बनाने की दिशा में जो कुछ भी हादसा हुआ है, जो कुछ भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ बहुत बड़ा करूं।
और साथियों, आपको खुशी होगी, मैंने राजनीतिक लाभ गैर लाभ न सोचा, तत्काल हल्का फुल्का काम करके निकल जाने का और भाई लूटने का काम नहीं किया। मैंने लंबी छलांग लगाई, मैंने दूसरा रास्ता चुना और कच्छ में विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कार्यों का मुख्य आधार बनाया। तब गुजरात सरकार ने कच्छ के लिए राज्य की सबसे अच्छी सड़कें बनवाई, बहुत चौड़ी सड़कें बनवाई, बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनवाई, बिजली की व्यवस्था भी लंबे समय के लिए काम आए ऐसी करी। और तब मुझे मालूम है, बहुत लोग मुझे कहते थे, अरे इतने बड़े रोड बना रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट में भी एक व्हीकल वहां आता नहीं है, क्या करोगे इसको बना करके, इतना खर्चा कर रहे हो, ऐसा मुझे कह रहे थे। कच्छ में तो यानी एक प्रकार से नेगेटिव ग्रोथ था, लोग वहां से छोड़ छोड़ करके कच्छ छोड़ रहे थे, पिछले 50 साल से छोड़ रहे थे। लेकिन साथियों, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने इन्वेस्ट किया, उस समय की आवश्यकता को छोड़ करके भविष्य के भी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके सारा प्लान किया, आज उसका लाभ कच्छ जिले को अद्भुत मिल रहा है। आज कच्छ गुजरात का सबसे तेज विकास करने वाला जिला बन गया है, जो कभी सीमा पर यानी एक प्रकार से अफसरों के भी पोस्टिंग करते तो पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, काला पानी की सजा बोला जाता था, वो आज सबसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र जो कभी वीरान था, वो अब वाइब्रेंट है और वहां की चर्चा आज पूरे देश में है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 5 तो एयरपोर्ट है और इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो कच्छ में जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आपदा को अवसर में पलटा और तत्कालीन जरूरतों से आगे सोचा, उसका आज परिणाम मिल रहा है। साथियों, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। अलग अलग सेक्टर्स में, छोटे और बड़े उद्योगों में हमें स्किल फोरकास्ट के बारे में भी एक मैकेनिज्म विकसित करना होगा। इससे देश के ह्यूमन रिसोर्स पूल को भी बहुत फायदा होगा। मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी कहूंगा कि इस दिशा में तेजी से काम करें। साथियों, आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे, बल्कि भारत की ग्रोथ को मोमेंटम देने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए इस वेबिनार में जुड़े हर स्टेक होल्डर की भूमिका और उनके सुझाव बहुत अहम है। और ये भी देखिए कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कभी कभी रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट उसी का। अब देखिए, इस बजट में गांवों में भंडारण का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है, स्टोरेज के लिए, किसानों की पैदावार के स्टोरेज के लिए। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हम अभी से सोच सकते हैं। देश में वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, लाखों गांवों में हेल्थ सर्विसेज के लिए उत्तम से उत्तम वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम नए रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है। हम हर परिवार को पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इन कामों में हमें नई टेक्नोलॉजी,
मटेरियल में भी नयापन, कंस्ट्रक्शन टाइम में भी समय सीमा में काम कैसे हो, इन सारे विषयों पर अब भारत को बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। और इसलिए ये वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका ये मंथन, आपके ये विचार, आपका अनुभव इस बजट को उत्तम से उत्तम तरीके से इंप्लीमेंट करने का कारण बनेगा। तेज गति से इंप्लीमेंटेशन होगा और सर्वाधिक अच्छे आउट